अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो हमें स्टार्ट में कहा जा रहा है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है वो समझा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी। इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन ये है कि जब भी एक क्वांटिटी में इंक्रीज आए तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आए, और जब भी एक क्वांटिटी में डिक्रीज आए तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में क्या है, डिक्रीज आए। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, या एक क्वांटिटी कम होती है और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो दोनों वेरिएबल्स, वो दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो आपने याद रखनी है कि इनमें जो ये चेंज आ रहा होता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जिसका मतलब ये कि जिन दो क्वांटिटीज को आप कह रहे होंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब आप उनकी रेशियो निकालेंगे तो वो किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आनी चाहिए। इसी को हम प्रोपोर्शनल चेंज बोलते हैं। तो ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि Q जो है वो इसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी P के। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है Q की वैल्यू 28 है और P की वैल्यू 4 है। उन्होंने खुद से बता दिया Q 28 के इक्वल है और P 4 के इक्वल है। ये जो स्टार्ट में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको बताई जाती है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए बताई जाती है, जो अभी हम क्वेश्चन में निकालेंगे। तो पहले पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कि आपने क्या करके दिखाना है, आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है Q इन टर्म्स ऑफ P। इसका क्या मतलब है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन निकाल के दिखानी है दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करते वक्त, या एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एक्सप्रेस हो रहा हो, इन दोनों की मीनिंग सेम ही हुआ करेगी। तो यहाँ पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको इक्वेशन की एक तरफ Q नजर आए और एक तरफ P नजर आए। इसी को हम बोलेंगे कि ये Q और P आपस में कनेक्टेड है और आपस में रिलेट हो रहे हैं, और एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि हमें ये बता रही है कि Q इन टर्म्स ऑफ P लिखा गया है। ये भी अभी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के बाद सबसे पहले यही चीज निकालेंगे। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो दूसरे पार्ट में आपने Q की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। कब, व्हेन P इज इक्वल टू 5, जब P की वैल्यू 5 हो। यानी आपने P की वैल्यू 5 रख के Q की वैल्यू क्या होगी वो निकाल कर दिखानी है। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, और आपको दोबारा से P की वैल्यू निकालनी है पार्ट नंबर 3 के अंदर। 2 के अंदर आपको Q की निकालनी थी, और व्हेन Q इज इक्वल टू 42, जब Q की वैल्यू क्या होगी 42। यानी सेकंड पार्ट में आपने Q की वैल्यू निकाल के दिखानी है, P की वैल्यू गिवन है, और थर्ड पार्ट में आपको P की वैल्यू निकाल कर दिखानी है और Q की वैल्यू गिवन है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है ये मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जब भी आपके पास ऐसा लिखा है कि एक वेरिएबल दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने सबसे पहले इसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से एक इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है जो कि आपको मदद करेगी इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने में। कैसे स्टैब्लिश करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। तो जिससे स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, जिस वेरिएबल से, उसको सबसे पहले लिखना है। तो क्योंकि Q से स्टार्ट हो रही है तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Q, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल सिंबल आप कह सकते हैं, और वो होता है कुछ इस तरह का। जब भी दो वेरिएबल्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनवर्सली हो, आपने बीच में ये वाला सिंबल ही लिख के दिखाना है, ये वाला सिंबल लिखना है उनको रिलेट करने के लिए। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए मैंने लिख दिया Q, आगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, तो इसके आगे बिल्कुल आप लिख देंगे P। इसी को हम पढ़ेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए, पहले उनसे आपने इस तरह की आपने चीज को जो है कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने लिख दिया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। अब अगला स्टेप क्या हुआ करेगा कि आपने इस प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करना है और इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। तो अब हम लिखा करेंगे Q वैसे का वैसे, इस सिंबल को रिमूव कर दें, इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट K। इस K को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये आपने याद रखना है। और जो आगे वेरिएबल P था वो वैसे का वैसे इसके आगे ही उतार लेना है। तो ये इक्वेशन बन गई Q इज इक्वल टू KP, और इसका आपने नाम रख देना है इक्वेशन नंबर 1।
हमेशा इन क्वेश्चंस में आपने चीज़ों को इसी तरीके से स्टार्ट करना है। अब पहला पार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू किस तरह आपको निकाली जाएगी कि आपको q और p की वैल्यू पता हो। तो q और p की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दी जाएगी, यानी अगर q और p के अलावा कोई वेरिएबल होता उसकी भी वैल्यूज आपको स्टार्ट में दी होंगी ताकि आप k की वैल्यू इजीली निकाल पाएं। तो आप k की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर q की वैल्यू कितनी है 28, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, q की वैल्यू कितनी है 28 और p की वैल्यू कितनी है वो है 4। तो आपने ये वाली वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए मैं q की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 28, k को वैसे ही लिखूंगा, और p की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ 4, ये मैंने पुट कर दिया। अब क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, 4k से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं 4 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k की वैल्यू निकालने के लिए कि 4k से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब मैं 4 को दूसरी तरफ मूव किया तो वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब आपको पता ही है कि 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 7 टाइम्स कितना होता है 28। तो आपको k की वैल्यू कितनी पता चल गई 7। तो आप लिख सकते हैं कि k इक्वल है 7 के। तो देखिए हमने k की वैल्यू निकाल ली, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब k की वैल्यू आ जाएगी, अब आपके लिए पहला पार्ट करना बहुत आसान है। तो जब भी ऐसा लिखा है, जिस तरह पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि q को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ p, यानी वो आपसे इसी इक्वेशन के बारे में पूछ रहे होंगे। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, या यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि मेक एन इक्वेशन कनेक्टिंग q एंड p, इन दोनों के मीनिंग सेम ही होंगे। तो आपने इस तरह की चीज को निकालने के लिए क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 हुआ करेगी उसमें कांस्टेंट की वैल्यू जो आपने निकाली होगी वो पुट कर देनी है। तो अब पार्ट 1 का सोल्यूशन हमारा किस तरह बनेगा, हम जस्ट लिख देंगे कि पुट कर दें क्या k की वैल्यू जो कि 7 है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको ऊपर नजर आ रही है, q इज इक्वल टू kp, मैं इसमें लिखता हूं यहाँ पे q इज इक्वल टू k टाइम्स p, इसमें q को वैसे ही रहने दें, इक्वल टू का साइन, k की जगह पे 7 पुट कर दें और यहाँ पर आ जाएगा p वैसे का वैसे ही। तो देखें ये एक नई इक्वेशन बन गई, q इज इक्वल टू 7p। इसमें आप देख सकते हैं q इन टर्म्स ऑफ p लिखा गया है, एक तरफ q है एक तरफ p है, और यूं भी कह सकते हैं कि q का रिलेशन क्या है, q जो है वो 7 टाइम्स ऑफ p है। इसी को बोलते हैं कि हमने एक्सप्रेस किया है q को इन टर्म्स ऑफ p। तो ये हमारे पास हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो देखें ये इक्वेशन आपने वैसे ही लिखनी है दोबारा से, क्योंकि ये इक्वेशन सारे पार्ट्स में यूज होगी, सेम k की वैल्यू बार बार यूज होगी। तो इन दो चीज़ों को आपने नहीं भूलना जो हमने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट कर ली थी उससे पहले। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ q। आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5। अब आपने हमेशा जो इक्वेशन सबसे पहले बनाई होगी उसी के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और आपको बाकी तमाम आंसर्स मिला करेंगे। तो हम दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे जो कि ऊपर मेंशन है, q इज इक्वल टू kp, क्योंकि आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q को वैसे रहने दें। k की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो 7 है, तो k की जगह पे 7 लिख दें, और p की जगह पे p की वैल्यू जो कि 5 है, तो आप आगे राउंड ब्रैकेट्स में 5 लिख दें इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 और 5 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 7 5 टाइम्स कितना होता है 35। तो इसका मतलब q का आंसर कितना आ गया 35। तो इससे हमें पता चला पार्ट नंबर 2 में कि जब p की वैल्यू 5 रखी जाएगी तो q का आंसर 35 आएगा। यही हमने निकाल कर दिखाना था। तो यहां पर हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p, यानी अब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, और q की वैल्यू 42 बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं। तो दोबारा से आपने इसी इक्वेशन को यूज करना है हमेशा जो आपने स्टार्ट में बनाई होगी। तो q इज इक्वल टू kp आप लिखेंगे, इसमें q की वैल्यू क्योंकि बताई गई है 42, तो q के नीचे उसकी वैल्यू 42 लिख देंगे। k की वैल्यू हमें शुरू में मालूम होगी वो 7 थी, मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और साथ इसके p वैसे का वैसे लिख दें क्योंकि 7 और p बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्योंकि आपने p की वैल्यू निकालनी है, तो p के साथ जो भी चीज लिखी होगी आपने इसको दूसरी साइड पे मूव करना है। तो 7 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है p से, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। आप यूं भी कह सकते थे कि आप दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें, तो ये बड़ा ईजी है। 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 6 टाइम्स 42 होता है। तो इससे पता चला p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6 की। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, यानी जब आपके पास q की वैल्यू 42 होगी तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो 6 होनी चाहिए, या वो कह लें 6 होगी। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।